पार्ट 3। पार्ट 3 की शुरुआत में आयरिस सामा कुछ कह रही थी। कभी कभी मैं उलझन में पड़ सकती हूँ। मैं केवल व्हाइट किंगडम के लिए ही जिम्मेदार नहीं हूँ। जब मैं क्वीन ऑफ लाइट बनी तो मुझे बैलेंस और भार स्पष्ट रूप से महसूस हुआ। अगर यह नाकाम हो गया तो इस संसार का संपूर्ण अस्तित्व लड़खड़ा जाएगा। यह एक एब्सोल्यूट लो है। मुझे भी कभी कभी यह अजीब लगता है। मैं अपने लोगों को डार्कनेस से लड़ने का ऑर्डर देती हूँ, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका अस्तित्व बना रहे। या हिस्टोरिकल रूप से यह हमेशा ऐसा ही रहा है। व्हाइट और डार्कनेस के माध्यम से लाइट और डार्कनेस के बीच बैलेंस बनाए रखें। मैं विश्वास नहीं करना चाहती कि यही मामला है, पर मुझे यह नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसे बदल नहीं सकती। सब कुछ मैं अपने दम पर कर सकती हूँ, यहाँ तक कि प्रेजेंट को बनाए रखना है। अगले सीन में हम काफी सारे नाइट को कैसल के बाहर तैनात देखते हैं। साथ ही साथ सीमा कुछ नाइट के साथ बैटल के लिए जा रही थी। तभी सीमा ने कहा, लाइन अप पूरा हो गया है, लेकिन क्या ये काफी होगा? जल्दी ही वापस आ जाओ भाई। दूसरी तरफ हम अलांटिया और फ्यूज को देखते हैं, जो केव के अंदर आगे बढ़ते ही जा रहे थे, पर बीच में एक चट्टान उनका रास्ता वहीं रोक देती है। लेकिन अलांटिया कहता, 1 मिनट रुको, लगता है इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। वैसे क्या मुझे तुमको यह दिखाने की जरूरत है कि रस्सी का उपयोग कैसे किया जाता है? जिसके साथ ही अलांटिया ने एक क्रॉसबो उस चट्टान में दे मारी। फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगा, पर वो बीच में रुक जाता है, लेकिन वो हिलते डुलते हुए दूसरी साइड पहुंच गया। और बिल्कुल सेम फ्यूज ने किया, पर वो दूसरी तरफ पहुंचते समय वहां की चट्टान टूट गई। फिर वो गिरने ही वाला था, पर अलांटिया उसको वक्त पर बचा लेता है। इसी के साथ फ्यूज कहता, इसकी आदत डालने में थोड़ा समय लगेगा। ये कहने के बाद वो आगे की तरफ जाने लगे, पर अलांटिया का कहना है, या इस बार यह सीधी रही है, पर मैं पूरे रास्ते इसे नहीं देख सकता। कौन कह सकता है कि यह हमें कहाँ ले जाएगा? चलो सावधानी से आगे बढ़े। अगले सीन में हम बैटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर डीमन और इंसान के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी, लेकिन उन डीमन की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए एक वॉरियर मैदान में आते के साथ उन पर अटैक करने ही जा रहा था। लेकिन वो उन मोस्टर को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, पर वक्त पर सीमा उन डीमन का खात्मा कर देती है। साथ ही वो कहती, ऐसा लगता है कि समय आ गया है और तुम लोग भूमि और लोगों की रक्षा करो, साथ ही हम इस जगह की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट सीन में वो दोनों केव में मंडराते मंडराते काफी ज्यादा थक जाते हैं, यहाँ तक कि फ्यूज कहने लगा, लेकिन यह केव इतनी गहरी है, पर हमारे पास इस बारे में सोचने का समय नहीं है। तभी अलांटिया एक सीक्रेट गैजेट की वजह से एक रास्ता खोज लेता है, जिसके बाद उसने अपना हाथ उस केव के अंदर डाल दिया। जिसके बाद वो फ्यूज को बताता, हम हमेशा के लिए चल सकते हैं। ये कहते ही वो दोनों उस सीक्रेट जगह में एंटर कर गए। फिर बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर लोग हड़बड़ी में भाग रहे थे, लेकिन एक लड़की के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने 3 खतरनाक डीमन खड़े थे। पर एक नाइट उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि वो उस लड़की से कहता, तुम यहाँ से जल्दी भागो, तब तक के लिए मैं इनको संभालता हूँ। जिसे सुनकर वो लड़की वहाँ से तुरंत भाग जाती है, और वो नाइट उन तीनों का अकेले ही सामना करने लगा। दूसरी तरफ सीमा की एक वॉरियर उसको बताने लगी, सीमा सामा, सिटी में मोस्टर ने हमला कर दिया है। फिर हम सिटी की तरफ आते हैं, जहाँ पर नाइट उन मोस्टर को सिटी में और अंदर घुसने से रोक रहे थे। ये सब देखकर सीमा परेशान होते हुए बोलती, अब मुझे क्या करना चाहिए? अगले सीन में फ्यूज कह रहा था, अमेजिंग, क्या तुम रून्स की पावर का इस्तेमाल किए बिना यह काम भी कर सकते हो? जो सुनकर अलांटिया कहता, नहीं, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ आने से पहले इसको संग्रहित किया है। जिस पर फ्यूज बताता, मैं समझता हूँ, मुझे पता होना चाहिए था, केवल तुम ही इस मेंटेनेंस के मैग्नीट्यूड का उपयोग करने के कैपेबल हो। जिसके बाद उसने वो बोतलें वहाँ की चट्टाने में दे मारी, जिसकी वजह से वहाँ की चट्टाने डिस्ट्रॉय हो रही थी। डिस्ट्रॉय होने के बाद उनके सामने एक और समस्या उत्पन्न हो गई, पर फ्यूज काफी गुस्से में उस पर हमला कर देता है। जब उसकी सोर्ड क्रिस्टल से टकरा रही थी, तभी वहाँ के क्रिस्टल का रंग बदल गया, जो देखकर अलांटिया फ्यूज से कहा, लगता है मुझे कोई तरकीब मालूम पड़ती है, अब मुझे कोशिश करने दो। जिसके बाद उसने वाटर एलिमेंट से उस क्रिस्टल पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उस क्रिस्टल का रंग नीला
हो जाता है। ऐसा करते करते उसने फायर और थंडर से उन पर अटैक किया, जिसकी वजह से वहाँ पर 3 रंग क्रिएट हो चुके। फिर वहाँ पर एक गेट खुलने लगा। तभी फ्यूज ने कहा, मिस्टर अलांटिया, क्या तुम पहले भी यहाँ पर आए हो? ये बात को सुनकर अलांटिया कहने लगा, नहीं, मुझे बस एक इंट्यूस था। जिसके बाद वो दोनों अपनी बात खत्म करने के बाद उस गेट में एंटर कर गए, जिसको देखकर फ्यूज बताता, क्या ये स्पार्कलिंग ड्रॉप है? मैं उसको अभी लेके आता हूँ। उसको वहाँ से जाता देखकर अलांटिया कहता, रुको, स्पिरिट काफी पावरफुल है, कोई नॉर्मल चीज इसे कभी भी समाहित नहीं कर पाएगी। तभी वो एक पत्थर उसी नदी में फेंकता है, पर वो पत्थर अपने आप ऊपर आते हुए ब्लास्ट हो गया। जिसके बाद अलांटिया बताता, हमें पीछे हटने और सावधानी बरतने की जरूरत है। जिस पर एग्री करने के साथ फ्यूज उसमें एंटर कर गया ताकि वो उस ड्रॉप को हासिल कर सके, जिसकी वजह से फ्यूज का कवच पिघल रहा था, पर वो उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ता ही जा रहा होता है। साथ ही वो कह रहा था, हमारे पास समय नहीं है। जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तब भी डार्कनेस अपना पंजा बढ़ा सकता है। इसके अतिरिक्त आयरिस मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बिना किंगडम। इसी के साथ उसने स्पार्कलिंग ड्रॉप हासिल कर ली। फिर वो उसको लेकर उस नरक से बाहर की तरफ निकल जाता है। अगले सीन में सीमा उन डीमन से भाग रही थी, साथ ही साथ वो कह रही थी, नाइट को पैलेस में ले चलो, और वो खुद रुकते हुए अपनी एक स्पेल के साथ उस पर हमला कर देती है। पर ये काम सीमा का नहीं बल्कि आयरिस का था, लेकिन इसकी वजह से आयरिस सामा काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी। लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए सीमा से कहती, ग्रुप स्पेल। उसकी ये बात को सुनकर वो इस पर एग्री करने के साथ एक स्पेल कास्ट करते हुए कहने लगे, खुद को प्रकट करो 7 पावर में से एक, अफेक्शन का बैरियर। इसी के साथ वहाँ पर एक काफी बड़ा बैरियर क्रिएट होने लगा, जो इंसानों को अपने अंदर और डीमन को बाहर की तरफ ढकेल रहा था। धीरे धीरे वो बैरियर पूरे किंगडम में फैल गया। ये देखकर आयरिस सीमा से कह रही थी, लेकिन बैरियर उन्हें ज्यादा समय के लिए रोक नहीं पाएगा, हमें पैलेस में वापस जाना होगा। ये कहते ही आयरिस बेहोश हो जाती है। साथ ही साथ फ्यूज और अलांटिया उस केव से बाहर की तरफ आ गए, पर वो देखते हैं कि वहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं है। तभी अलांटिया ने कहा, लगता है डार्कनेस ने हमला कर दिया और यह अफेक्शन का बैरियर है। फिर हम आयरिस को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी। अगले सीन में हम डार्क किंगडम का सीन देखते हैं, जहाँ पर निजुको एक चट्टान के गिरने की वजह से नीचे जाने लगी, पर अकीरा उसको देखकर वहाँ से बिना समय गवाए छलांग लगा देता है। साथ ही वो काफी तेजी से जाते हुए निजुको को पकड़ लेता है, और बाकी का सफर अकीरा ने अपनी सोर्ड से तय करा ताकि वो जल्द से जल्द नीचे जा सके। नीचे पहुंचने के साथ निजुको तुरंत साइड में खड़ी हो जाती है, पर उनकी मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पर एक जोरदार धमाके के साथ एक डीमन उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। यहाँ तक कि वो डीमन देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, लेकिन निजुको उस पर अपनी क्रॉसबो से अटैक कर देती है, पर उस जायंट डीमन पर उसका असर बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि वो लगातार चलते हुए उनके करीब ही पहुँचता जा रहा था। जो देखकर अकीरा काफी तेजी से उस पर हमला करने के लिए चला गया। दूसरी तरफ निजुको अपने वार को नाकाम होता देखकर एक नया अटैक रेडी करने लगती है। साथ ही साथ वो डीमन अब सीरियस हो चुका, यहाँ तक कि वो दोनों आपस में टकरा चुके, पर वो डीमन काफी पावरफुल होने की वजह से वो अपनी दोनों सोर्ड को उस पर फेंक देता है, जिसको अकीरा ने अपनी सोर्ड से साइड कर दिया। लेकिन उस जायंट की डबल सोर्ड फिर से अकीरा की तरफ काफी तेजी से बढ़ रही थी, जिसे देखकर निजुको अपनी थंडर पावर के साथ उस सोर्ड का खेल वही खत्म कर देती है। दूसरी तरफ अकीरा अपनी सोर्ड के साथ उस जायंट डीमन पर अटैक कर चुका, जिसकी वजह से वो जायंट वहीं मारा गया। फिर अकीरा निजुको से कहा, मैं लगभग मरने ही वाला था, पर तुम्हारा मदद के लिए शुक्रिया निजुको। जो सुनकर निजुको कहती, तो प्रिंस हम अब घर चलें? पर निजुको अकीरा का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछती, क्या कुछ गड़बड़ है? जिस पर अकीरा बताता, क्या तुमको लगता है फिर कभी हम किंगडम ऑफ वाइट जा पाएंगे? तभी निजुको ने कहा, शायद मैं नहीं जानती कि डार्क किंग का आइडिया क्या है, पर जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ पर फिर कभी जा पाएंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा खामोश होते हुए वहाँ से जाने लगा। अगले सीन में निजुको का कहना है, इस डिनर का आनंद लो, क्योंकि डार्कनेस के फ्यूचर के किंग के रूप में तुमको अच्छे से न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। ये बात को सुनकर अकीरा कहता कि किंग ऑफ डार्कनेस, क्या मैं सचमुच कर सकता हूँ? इसके बाद वो वर्सन की बातों को याद करता है, जहाँ पर वो कह रहा था, डार्कनेस में जो कुछ है वह उससे कहीं अधिक है। अच्छा बुरा सब कुछ, डार्कनेस कभी नहीं सॉर्ट आउट होना चाहिए, जब तक जगह है उसका विस्तार होता रहेगा। यह इस संसार के इसके जन्म से ही निश्चितता रही है। तभी अकीरा ने अपने मन में कहा, मैं इसे स्वीकार
नहीं करना चाहता, साथ ही मैं इसे समझना भी नहीं चाहता। ये सब याद करने के बाद वो कहता, क्वीन ऑफ लाइट से किया गया वादा ज्यादा जरूरी है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निजुको भड़कते हुए बोलती, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वह इस किंगडम के फ्यूचर के लिए जिम्मेदार होगी, हमारे फ्यूचर के लिए। तुम अपने नतीजे के बारे में बताओ। मैं उसके साथ रहूंगी और इसका एहसास कराने में उसकी मदद करूंगी। इसके अलावा मैं पहली मुलाकात के बाद से तुम्हें पसंद करती हूँ, पर उसके दिल में तुम क्वीन ऑफ लाइट आइरिस के साथ अपना फ्यूचर बिताना चाहोगे। उसकी इस बात पर अकीरा ने अपना सर हिला दिया, जो देखकर निजुको ने कहा, मैं समझती हूँ, इसके बावजूद यह। फिर वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है। वहाँ से चले जाने के बाद निजुको ने कहा, फिर भी मैं उसके साथ रहूंगी, मैं हमेशा जारी रखूंगी उसका सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में फ्यूज जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था, सीमा मैं वापिस आ गया हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर चिल्लाना चाहती हो, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। उससे पहले इसे आइरिस को दे दो। जिसके बाद सीमा ने उस ड्रॉप को आइरिस पर छिड़क दिया ताकि उसकी इंटरनल इंजरी हील हो सके और साथ ही साथ उसकी पावर वापस आ सके। अगले सीन में सीमा फ्यूज को बताती, जब तुम गायब हो गए थे तब डार्कनेस। जिस बात पर फ्यूज कहने लगा, मेरे नाइट ने मुझे बताया कि यहाँ पर क्या क्या हुआ था, इसके लिए मुझे रिग्रेट है। वो बात को सुनकर सीमा उसको बताने लगी, बैरियर ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, पर मैजिशियन अभी भी है। जो सुनने के बाद फ्यूज ने कहा, एक बार तैयार होने पर हम बैरियर को नीचे कर देंगे। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी तादाद में नाइट खड़े थे। जिसके बाद आइरिस कहने लगी, इस दर पर मैं वर्तमान की रक्षा नहीं कर पाऊंगी, मुझे क्या करना चाहिए? तभी उसको अकीरा की बात याद आती है, जहाँ पर वो उससे कह रहा था, मैं भी वही चाहता हूँ, अगर यह हमारे दोनों किंगडम के सभी लोगों को खुश करने में मदद करता है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपना प्यार दे सकूं, और मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बस अनुसरण करो जिस रास्ते पर तुम विश्वास करती हो। ये सब याद करने के बाद आइरिस कहती, जिस रास्ते पर मैं विश्वास करती हूँ यह तुम्हारे साथ एक रास्ता है। जबकि वहाँ पर फ्यूज आते के साथ बोलता, आइरिस मैंने देखा कि तुम फरबेंड प्रेयर कर रही हो, लेकिन प्लीज ज्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि डार्कनेस के अगेंस्ट एम्पायर बैटल पास है। जिस पर आइरिस बताती, माफ करे, तुम जैसे नाइट को चिंता करना मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था। तभी फ्यूज ने कहा, नहीं, क्वीन की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। उसकी इस बात पर आइरिस फ्यूज का शुक्रिया अदा करती है। जिस बात पर फ्यूज कहने लगा, मुझे शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी आइरिस ने कहा, कम से कम मुझे तुम्हारा शुक्रिया करने दीजिए, तुम और सीमा हमारे लिए काफी कुछ करते हैं। ये बात को सुनकर फ्यूज कहता कि मेरी गुस्ताखी के लिए माफ करे, लेकिन हम आपको क्वीन मानते हैं। जिसके जवाब पर आइरिस कहने लगी, मैं भी परिवार के एक मेंबर की तरह तुमको तहे दिल से शुक्रिया अदा देना चाहती है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फ्यूज बोलता, नीरो की आर्मी को क्वीन के बालों के एक भी बालों को नुकसान पहुंचाने का ऑर्डर नहीं दूंगा, मैं अपने सम्मान की कसम खाता हूँ। जिसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगे। दूसरी तरफ एक बंदा कह रहा था, आगे बढ़ो और देखो, व्हाइट किंगडम के साथ फाइनल बैटल भूल जाओ। अगर तुम यह पूरा होने के बाद भी जिंदा रहना चाहते हो तो तुमको यह खाना होगा। जो सुनकर अकीरा कहता, फाइनल बैटल। तब किंग ने, जिस पर वो बंदा बताता, इसके बारे में क्या ख्याल है यंग मैन? रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने ना केवल लेडी निजुको को बैटल से बाहर निकाल दिया, बल्कि प्रिंस को भी। अब मुझको मत बताओ कि तुमने विद्रोह किया। जिसके बाद हम काफी सारी फ्लाइंग शिप को देखते हैं जो व्हाइट किंगडम पर बैटल के लिए जा रही थी। जिसको देखकर उस बंदे ने कहा, यह शायद ही कॉन्फिडेंटल वाली बात है, लेकिन अगर तुम किंग का थ्रोन संभालते हो तो प्लीज टैक्स को थोड़ा कम कर देना। तभी वहाँ पर दो बच्चे आते के साथ बोलते, प्रिंस हेलो, अरे क्या हम बैटल जीतेंगे? क्योंकि माँ मुझे इसके बारे में बता रही थी। उसने कहा कि फ्लोटिंग आइलैंड पर कपड़े सुखाना आसान हो जाता है। मुझे यकीन है अगर हम जीत गए तो माँ काफी ज्यादा खुश होगी। जिसके बाद वहाँ पर कुछ वॉरियर आते के साथ अकीरा से कहने लगे, योर हाइनेस, क्या मुझे एक क्षण का समय मिल सकता है? जिन्हें देखकर वो लड़की कहती, यह सोल्जर काफी स्कैरी है। जबकि वो लड़का कहता, तुम मेरा एक टुकड़ा चाहते हो, है ना? ये बात को सुनकर वो सोल्जर कहता कि मैं नहीं, मेरा बिजनेस
प्रिंस के साथ है, क्या तुम मेरा प्लीज साथ दोगे? और मुझे केवल प्रिंस को बुलाने का ऑर्डर दिया गया है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर बंदा बोलता, वह इतना खतरनाक व्यवहार क्यों कर रहा है? फिर अकीरा उनको गुड बाय कहने के साथ उन सोल्जर के साथ चला जाता है। उसको वहाँ से जाता निजुको भी देख रही थी। अगले सीन में फ्यूज थियो से कह रहा था, थियो, अगली लड़ाई पूरे किंगडम में फैल सकती है। यदि ऐसा होता है तभी थियो ने कहा, अगर ऐसा होता है तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगा। ये बात को सुनकर फ्यूज कहता कि वह अंतिम उपाय है और किसी सेफ जगह पर जाकर छिप जाना। जिसके बाद थियो कहने लगा, और मुझे सुरक्षित स्थान कहाँ मिलेगा? मैं तुमको इस तरह के सवालों से परेशान नहीं करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा लगे कि तुम हारने वाले हो तो बेहतर होगा कि तुम भी वहाँ से भाग जाना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हमेशा अकेले ही लड़ते रहोगे। तो अगर ऐसा होता है तो वहाँ से भाग जाओ, लेकिन वह ठीक रहेगा। वैसे भी आखिरकार हमें क्वीन आयरिस, क्वीन ऑफ लाइट हमारी तरफ मिल गई है। जिस बात पर फ्यूज थियो को बताने लगा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, जब तक हमें क्वीन पर विश्वास है हमारा किंगडम कभी नहीं हारेगा। मुझे तुम पर विश्वास है आयरिस, मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक मुझ में लाइफ की थोड़ी सी भी चिंगारी है मैं तुम्हारा बचाव करूंगा। फिर हम आयरिस को देखते हैं जो काफी परेशान होने के साथ एक बात सोच रही थी, जहाँ पर अकीरा आयरिस से कहता, हम मिलकर इस दुनिया में शांति लाएंगे, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तभी आयरिस ने कहा, व्हाइट लाइट, ब्लैक, डार्कनेस, स्काई और अर्थ, चलो हम जहाँ पर है वहीं से एक दूसरे को सपोर्ट करें। ये कहते ही वहाँ पर डार्कनेस फैलने लगा, जो देखकर आयरिस कहती है, प्रोजेनिटर रूम्स व्हाइट किंगडम के सभी लोगों को अपनी पावर प्रोवाइड करें, डार्कनेस को दूर भगाने के लिए हमें लाइट दीजिए। इसी के साथ बैटल शुरू हो गया। दूसरी तरफ सीमा अपने मैजिशियन के साथ उन डीमन का सामना कर रही थी। साथ ही साथ फ्यूज अपने नाइट का मनोबल बढ़ाते हुए उनकी आर्मी पर टूट पड़ा। तभी वहाँ पर किंग ऑफ डार्कनेस भी आ गया, जिसका सामना करने के लिए आयरिस उसके पास जाने लगी। अगले सीन में डीमन और इंसानों के बीच जंग का आगाज हो चुका, पर वो डीमन मरने का नाम नहीं ले रहे थे। सीमा और उसके बाकी साथी अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर रहे थे, लेकिन उनके हर एक वार से उन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तभी कुछ डीमन उनके किंगडम के अंदर आने लगे, जो देखकर सीमा तुरंत अपने स्पेशल मैजिक से उनको मार देती है। यहाँ तक कि उनको बताती, पहली टीम दूसरे पैलेस के गेट तक मेरे पीछे आओ, बाकी सभी लोग जितना हो सके उनको यहाँ आने से रोकें। दूसरी तरफ फ्यूज और उसके नाइट पर डीमन की आर्मी भारी पड़ती हुई नजर आ रही थी, जो देखकर फ्यूज उनको बताता, पैलेस के द्वार के सामने वापस जाओ। आसमान में किंग ऑफ डार्कनेस आयरिस से कहता, नीचे दी गई काफी चीजें जीवित हो गई हैं। क्या तुम आराम से स्काई में उड़ने का जोखिम उठा सकती हो क्वीन ऑफ लाइट? उसकी इस बात का जवाब देने के लिए आयरिस बोलती, यह तुम्हारी जगह है जो मायने रखती है तुम्हारी और मेरी, यहीं पर डेस्टिनी का फैसला होगा। तभी किंग ऑफ डार्कनेस ने कहा, अच्छे से हमारे मुकाबले के अलावा सारा झगड़ा महज एक दिखावा है। बैलेंस का एक्सट्रीम चरम एक ही पर्सन द्वारा कब्जा कर लिया गया है, मेरा और तुम्हारा। दूसरी तरफ किंगडम के नाइट वहाँ के लोगों को सुरक्षित जगह ले जा रहे थे, पर एक बच्चे पर डीमन हमला कर देता है, लेकिन समय पर आते के साथ एक नाइट ने उसका खेल वही खत्म कर दिया। तभी दूसरा नाइट आते के साथ कहता, डार्कनेस की पावर को धिक्कार है, वे हमारे होली इजलैंड पर मुंह जोर भाग ले रहे हैं। पर गाइस कुछ बंदों ने मेरे पे कमेंट किया था कि इजलैंड नहीं भाई आयरलैंड होता है, पर मैं उनको बता दूं एक ही मतलब के काफी सारे मीनिंग होते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर कमेंट करा करो। अब कहानी की तरफ आते हैं, जहाँ पर उसका एक साथी ही डार्कनेस के कंट्रोल में आने लगा, जिसके बाद वो एक लड़की पर हमला कर देता है, जो देखकर उस नाइट को मजबूरन अपने साथी को मारना पड़ा। अगले सीन में एक डीमन थियो पर हमला कर देता है, पर थियो उससे कैसे न कैसे करके बच जाता है। साथ ही वो कहता, वह करीब था, पर वो क्या था? यह मेरे अलावा किसी और को भी अफेक्ट कर सकता है। लालच है, हर कोई लड़ रहा है, पर मैं भी उनकी मदद कर सकता हूँ। स्पिरिचुअल बोल, फाइनल अटैक, जिसकी वजह से वो डीमन मारा गया। उसके मर जाने के बाद थियो राहत की सांस लेते हुए बोलता, हाँ मैंने उसे किसी तरह मार दिया। दूसरी तरफ एक लड़की को डार्कनेस ने कंट्रोल कर लिया था, साथ ही साथ वो एक नाइट की तरफ बढ़ रही थी। तभी सीमा ने कहा, मेज फोर्स लिंक इनकैंटेशन का समय आ गया है। फिर वो एक रिचुअल परफॉर्म करते हुए कहती, समन हो जाओ, 7 पावर में से एक विनाश की सोड, उन्हें काट डालो, जिसकी वजह से उनके चीथड़े उड़ चुके। उसी वक्त सीमा अपने साथियों को बताती, मदद जारी रखो, नाइट के चारों ओर एक बैरियर बनाओ, जिसकी वजह से वो एक और रिचुअल शुरू कर देते हैं।
हैं, जहाँ पर वो सारे मैजिशियन मिलकर कहते समन हो जाओ 7 पावर में से एक, केज ऑफ इफेक्शन। इसी के साथ वहाँ पर काफी बड़ा बैरियर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट सीन में फ्यूज और नाइट फाइट करते करते काफी ज्यादा थक चुके थे, यहाँ तक कि फ्यूज कहने लगा उनका कोई अंत नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम एक और कदम पीछे नहीं हटाएंगे क्योंकि हम क्वीन की रक्षा की आखिरी डिफेंस लाइन है। यहाँ तक कि वल्सन उसके सामने आते के साथ कहता मैं देख रहा हूँ कि तुम में एक्साइटमेंट की कमी है और मैं डार्क नाइट वल्सन हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम काबिल अपोनेंट हो। क्या मैं एक मुकाबले की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जिस बात पर फ्यूज बताता ओह मुझे पहचाने बिना तुम में पूछने का साहस है। मैं फ्यूज हूँ, लाइट ऑफ नाइट का कमांडर। मैं क्वीन का बैरियर हूँ और उसकी सोर्ड भी हूँ, पर मैं तुम्हें उसके पार जाने नहीं दूंगा। तभी वल्सन ने कहा उस स्थिति में मेरा सुझाव है कि बैटल के माध्यम से अपना नाम मेरी मेमोरी से मिटा दो। ये कहते ही वल्सन ने डार्कली फ्लेम को एक्टिवेट कर दिया, जो देखकर फ्यूज उस पर अटैक करने के लिए चला गया। इसी के साथ दोनों की सोर्ड टकराने लगी। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर आयरिस की तरफ आ जाता है, जहाँ पर वो किंग ऑफ डार्कनेस के हमले से बच रही थी। साथ ही किंग ऑफ डार्कनेस कहता मुझे याद नहीं है कि हम कितनी बार लड़े हैं। क्या तुमको विश्वास है कि तुम मुझसे बेस्ट कर सकती हो? ये बात को सुनकर आयरिस कहती कि तुम कह रहे हो कि तुम पहले हमेशा जीतते थे पर तुम हमेशा पीछे हटते आए हो। जिसके जवाब पर किंग ऑफ डार्कनेस कहने लगा इतना मत सोचो, मैं लाइट की तरह नहीं हूँ जो फैलते फैलते तब तक कमजोर होता जाता है, तब तक आखिर में लुप्त नहीं हो जाता। पर मैं डार्कनेस हूँ, यानी एंडलेस एक्सपेंशन। यह स्पष्ट है कि समय के साथ हम में से कौन पावर में बढ़ेगा। यह तरीका है, हम सिस्टम से बंधे हैं, पर मैं तुमको इसके बारे में इग्नोरेंस समन करने नहीं दूंगा। मैं चक्र को चुनौती दूंगा और डार्कनेस का एकमात्र किंग बनूंगा। मेरी पावर सदैव बढ़ती रहेगी, यह सभी जगह सभी स्थानों को कवर करेगा। डार्क से भी ज्यादा डार्कनेस, यह सब कुछ मिटा देगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आयरिस बोलती मैं हमेशा से इसकी परमिशन देना चाहती थी। नेचर रूल के अगेंस्ट इस दुनिया से चला गया, जिसके बाद लाइट और डार्क की पावर टकराने लगी। फिर हम केज ऑफ अफेक्शन को देखते हैं, जो डार्क पावर की वजह से ब्रेक होने की कगार पे था, लेकिन मैजिशियन उसको बनाए रखने में अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, पर इतनी कोशिशों के बाद भी वो ब्रेक हो चुका। जिसके ब्रेक होने के बाद डार्कनेस पूरे किंगडम में फैलने लगा। साथ ही साथ वो कुछ लोगों को अपने वश में कर लेता है, जबकि सीमा अपने स्पेल को यूज करने के साथ उनको डार्कनेस के कंट्रोल से बाहर निकाल चुके। जिसके कुछ देर बाद ही वो दोबारा से कंट्रोल में आ चुके, जिसे देखकर सीमा घबराते हुए कहने लगी क्यों, कैसे, मैं इससे दूर नहीं रह सकती। प्रोजेनिटर रूल्स अब इस मोमेंट पर, यदि अब आप हमें अपनी पावर नहीं देंगे तो अब हम क्या करेंगे। अगले सीन में वल्सन के पावरफुल अटैक ऑफ यूज अपनी सोर्ड से रोक रहा था, साथ ही साथ उसके अटैक को चीरते हुए उसकी सोर्ड से टकरा गया। तभी वल्सन ने कहा तुम्हारे वार हमेशा स्ट्रेट और फॉरवर्ड हैं। ये बात को सुनकर फ्यूज कहता कि तो फिर तुम उसका बच्चा अब क्यों नहीं करते। जिसके साथ ही उनके बीच सोर्ड फाइट शुरू हो चुकी। साथ ही वो कहा बेशक योर हाइनेस के प्रति वफादारी, जो कहते ही वो उस पर हमला कर देता है, पर वल्सन फाइट में शांत होने के साथ उसको एक ही अटैक से पीछे कर देता है। साथ ही वो उसको बताता फिर उसकी तरह तुम हार जाओ। किसी पर्सन के लिए चिंता गर्मी की धुंध की तरह है, एक बार सेक करने पर यह आसानी से दूर चला जाता है। यह एक मनमोह है, किसी टाइटल के प्रति ब्लाइंड डिवोशन अपने मास्टर के विनाश को आमंत्रित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक पर्सन के रूप में उन पर विश्वास करता हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फ्यूज गुस्से में बोलता मेरी फीलिंग, मुझे पावर दो। जो देखकर वल्सन अपनी पावर के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फ्यूज पीछे हट चुका। फ्यूज की ऐसी हालत को देखकर वल्सन कहता मैंने कहा कि यह चीजें तुम्हारे किंगडम के लोगों को कमजोर बनाती है। उपजाऊ भूमि, हारमोनियम लोग, जीनियस, सोरविन, फेवरेट ब्लेज, क्या तुमको लगता है कि तुम इनसे हर चीज की सेफ्टी आसानी से कर सकते हो। ये कहते ही वो उस पर हमला कर देता है। फिर उसको बताता एओस किंग ऑफ लाइट, मैं तुम्हारा नाम हमेशा याद रखूंगा, एक मूर्ख कमजोर बंदे के रूप में। उसकी इस बात पर फ्यूज अपने आप को संभालते हुए कहने लगा तुम अपने दुर्भाग्य पर इतराते हो। जो कहते ही उसने उस पर हमला कर दिया। दूसरी तरफ आयरिस बार बार डार्कनेस पर हमला कर रही थी, पर
उसके हर एक वार नाकाम रहे। ये देखकर आयरिस का कहना है लाइट की पावर की रून्स की चमक को उजागर करो, हॉट लाइट, प्योर लाइट। उसके ये कहते ही वहाँ की कुछ जगह पर डार्कनेस हट गया। फिर वो कहती बहुत हो गया, मैं तुम्हें अभी और यहीं पर मिटा दूंगी। जिस पर किंग ऑफ डार्कनेस बताता, क्या तुम निश्चिंत हो कि तुमको प्रोजेनिटर रून्स की पावर पर एक अधिकार होना चाहिए? मेरे एस्केप को कम मत समझो, वह सबसे पहले तुम्हारे प्रिय लोगों को डार्कनेस कंट्रोल कर लेगा। तभी आयरिस ने कहा मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ूंगी, अगर बैलेंस बिगड़ता रहा तो आखिरकार में ऐसा ही होगा, और मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी भले ही मेरा इसमें सब कुछ लग जाए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर किंग ऑफ डार्कनेस बोलता, मैं समझता हूँ लोग वो चीज का हिस्सा हैं। इसके बाद आयरिस ने किंग ऑफ डार्कनेस पर हमला कर दिया। साथ ही वो कहती बैलेंस को बाहर रखना फ्यूचर को सेफ रखने का यही एकमात्र तरीका है। पर किंग ऑफ डार्कनेस उसके अटैक से काफी आसानी से बचते हुए कहा, कितनी भोली हो, तुम्हारे बीच जो बैलेंस चाहता है और मेरे बीच मैं इसे पलटने में विजयी हूँ, परिणाम साफ है। जिसके बाद वो उस पर अटैक करने के साथ कहता, बाम ने दावा किया कि मैंने भी घमंड किया, जो इम्पॉसिबल बात करते हैं वो ही हारते हैं। अब समय आ गया है कि तुम सीखो, यही दुनिया का दस्तूर है। इसी के साथ उसका एक अटैक आयरिस को जा लगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और वो गिरते हुए नीचे जाने लगी। नीचे की तरफ सीमा कह रही थी समन हो जाओ, 7 पावर में से एक लाइट ऑफ अफेक्शन, साथ ही घायल सोल्जर को बचाओ। लेकिन उसके पास अब माना पावर बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए उसका ये स्पेल पूरा होने से पहले ही बंद हो गया। अपने स्पेल को बंद होता देखकर सीमा कहती, प्रोजेनिटर रून्स क्यों, क्या तुमको इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए? तुम किसके लिए अच्छे हो? तुमको चमकना होगा वरना लालत है। अभी तक कोई नहीं, शिकायत करना जल्दबाजी होगी। अगर स्पेल काम करेगा तो हम सब उस पर मिलकर हमला करेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आयरिस एक स्माइल के साथ नीचे आ गई, जिसके आते के साथ वो डीमन दूर जा गिरे। फिर आयरिस ने कहा, मैं तुम्हारी चीख सुन सकती हूँ, इससे कम की उम्मीद मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तभी सीमा ने कहा, इससे भी जरूरी बात यह है कि प्रोजेनिटर रून्स के बारे में क्या? ये बात को सुनकर आयरिस कहती कि क्या तुम भूल गई, अभी भी एक रास्ता है। जिसके जवाब पर सीमा कहने लगी, 7 पावर में से एक ग्लेस ऑफ फेट। उसकी ऐसी बातों को सुनकर आयरिस बोलती, अगर हम इसमें सब कुछ लगा देते तो? तभी वहाँ के सारे मैजिशियन एक जगह पर इकट्ठे होने लगे। तभी आयरिस स्पेल बोलती, ग्लेस ऑफ फेट 7 पावर में से एक, मुझे आपके टर्निंग पर ऑब्जेक्शन है, मुझे सत्य का मार्ग दिखाओ जिस तक मुझे पहुँचना चाहिए। इसी के साथ हम काफी सारे फ्लैश बैक को देखते हैं, जो देखने के बाद सीमा बताती, क्या कुछ भी नहीं बदला? फिर किंग ऑफ डार्कनेस आते के साथ कहा, फेट क्या है? मैंने जो इतिहास रचा है वह उसके लिए बहुत गहरा है। जो सुनकर आयरिस कहती, यह नहीं हो सकता अगर बात यहाँ तक आ गई है। जिस पर सीमा बताती, अभी भी एक रास्ता है ना, तुम्हारे लिए क्वीन ऑफ लाइट के रूप में लड़ने का एक तरीका है। क्या यह डाउट करने का कोई समय है? क्वीन के रूप में तुम्हारी ड्यूटी क्या है? मैं सब कुछ लगा दूंगी, यहाँ तक कि मेरी जान, तो अब जल्दी करो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगी। उसको जाता देखकर किंग ऑफ डार्कनेस कहता, यह कितना भद्दा है, तुम कब तक कोशिश करोगी? तो अपने भाग्य को स्वीकार करो। तभी सीमा ने उस पर हमला कर दिया, जो देखकर किंग ऑफ डार्कनेस उसको डार्कनेस से घेर लेता है। यहाँ तक कि वो कहता, ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने अपनी बुरी आदत दिखा दी है। दूसरी तरफ आयरिस प्रोजेनिटर रून्स के सामने काफी हताश हो जाती है। जिसके बाद अकीरा कहता, लंबे समय पहले एक सुंदर किंगडम स्काई में ऊंचे तैर रहा था। उसके थ्रोन पर एक नोबल व्हाइट कैट थी और एक काली मैली बिल्ली को उससे प्यार हो गया। इस तरह यह शुरू हुआ। फिर हम अकीरा को देखते हैं जो उन मोस्टर से बचकर भाग रहा था। तभी वो टेलीपोर्टेशन को यूज करके एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी मुलाकात यूनो से हो चुकी, जो देखकर अकीरा काफी हैरान था कि ये जिंदा कैसे है। जिस पर यूनो बताता, वह काफी अच्छा नहीं था,
और तुम्हें मुझे किस लिए काटना पड़ा? मैं तुमको अपना दोस्त मानता था, तुम जानते हो। जो सुनकर अकीरा कहता, मैंने सोचा कि यह काफी आसान था। ये बात को सुनकर यूनो कहता कि यह बिल्कुल सही था, मैं भी थ्रोन का पोटेंशियल सक्सेसर हूँ और मुझ में तुमसे कई ज्यादा ताकत है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा बोलता, उस समय तुम क्या सोच रहे थे और तुमने क्वीन ऑफ लाइट पर हमला क्यों किया? जिस बात पर यूनो उसको बताने लगा, यह क्वीन की इच्छा थी और ब्लैक किंगडम की भी इच्छा थी। हाँ, पर तुम किस बारे में बड़बड़ा रहे हो? मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुमने मुझे क्यों रोका। यह तो मैं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं बेस्ट के लिए काम आया। क्वीन ऑफ लाइट एक छोटी सी लड़की है, इस तरह का झटका उसे जल्द ही शक से भर देगा, फिर उससे कोई खतरा नहीं होगा। जब समान पावर वाले लोग उस पर चलते हैं, जो हार नहीं मानता वो जीतता है। वो बात को सुनकर अकीरा का कहना है, तो वह भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। जो सुनने के बाद यूनो ने कहा, हर कोई क्वीन को काफी हल्के में लेता है, पर बड़ा होकर जीने की प्रवृत्ति ने सबसे पहले जीनियस को जन्म दिया। तुम सभी सोचते हो कि वह मूर्ख है, असल में तुम लोग मूर्ख हो। दूसरी तरफ अकीरा बोलता, अच्छा तो ऐसा है, इसलिए मुझसे तुम यहाँ बैटल करना चाहते हो। इसी के साथ उसने अपनी सोर्ड को बाहर निकाल लिया, जो देखकर यूनो कहता, खैर मूर्ख, इसे अभी इस बिंदु पर मैं नहीं समझ पाया, पर चतुराई से काम करने की कोशिश मत करो। हालांकि मुझे लगता है कि उस वर्सन डार्क नाइट को भी इसके बारे में नहीं पता है। मैं जानता हूँ कि योर हाइनेस कैसा सोचते हैं, आखिरकार मैं डार्कनेस में तैर रहा हूँ। या यह भी हो सकता है कि योर हाइनेस ने ही मुझे जन्म दिया हो। खैर अब ये कोई मायने नहीं रखता है। साथ ही साथ उसने अपनी सोर्ड को भी क्रिएट कर लिया, यहाँ तक कि वो कहता, उसने तुम्हें और निजुको को रास्ते से हटा दिया है, क्योंकि एक मौका था कि तुम वाइड के साथ बिस्तर पर आ सकते थे। इससे लिटरली रूप से मतलब और फिर वो ट्रांसफॉर्म होने के साथ बताता, इसका सीधा सा मतलब है कि तुमको मैनेज करना मुश्किल होगा, लेकिन गलत विचार मत पालो। अगर किंग ऑफ डार्कनेस सीरियस हो गए तो तुम उसके लिए कुछ भी नहीं होंगे। आओ इसे अब शुरू करें। जिस पर अकीरा बताता, मैं तुम्हें अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा, तुम्हारा काम करने का तरीका गलत है। जिसके साथ उसने यूनो पर हमला कर दिया, लेकिन यूनो उसके वार को आसानी से ब्लॉक करते हुए उसका आर्मर तोड़ देता है। तभी यूनो उससे कहने लगा, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? तुम मुझे सचमुच सीरियस नहीं लेना चाहते? ये कहते ही उसने डार्क बोल से अकीरा पर हमला कर दिया। इस अटैक को अकीरा अपनी सोर्ड से काफी मुश्किल से ही रोक पाता है, जो देखकर इस बार यूनो खुद उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ा, यहाँ तक कि दोनों की सोर्ड आपस में टकरा चुकी, जिसकी वजह से यूनो जोरदार ब्लास्ट के साथ पीछे हट चुका। यहाँ तक कि अकीरा के अंदर काफी डार्क पावर रिलीज हो रही थी, जिसे देखकर यूनो कहा, सचमुच में तुम पीछे हट रहे थे? जो कहते ही वो अकीरा की तरफ काफी तेजी से बढ़ा, जिसका सामना करने के लिए अकीरा भी एक स्लैश अटैक उस पर कर देता है, लेकिन अकीरा का अटैक ज्यादा पावरफुल होने की वजह से यूनो पीछे हट चुका। साथ ही साथ अकीरा तुरंत अपनी सोर्ड से उस पर हमला कर देता है, जिसको देखकर यूनो उसके संग सोर्ड फाइट शुरू कर देता है, लेकिन अकीरा वक्त पर अपनी रिइंकार्नेशन टेक्निक से उस पर अटैक कर दिया और उस अटैक से बचने का मौका यूनो को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो चट्टानों में फंसकर मारा जाता है। जिसके बाद अकीरा बेफिक्र होकर वहाँ से जाने लगा, लेकिन डार्क एनर्जी उसको धीरे धीरे जकड़ लेती है। अकीरा चाहकर भी उससे नहीं निकल पा रहा था, तभी यूनो दोबारा से समन होने के साथ बताता, क्या तुमने सोचा था कि मुझे खत्म करने के लिए इतना काफी होगा? इसी के साथ वो उस पर हमला कर करके उसके धीरे धीरे आर्मर के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। इसकी वजह से अकीरा को काफी तकलीफ हो रही थी। फिर वो उस पर हंसते हुए अटैक कर देता है, लेकिन जब वो उसके आर्मर को बर्बाद कर रहा था, तभी अकीरा ने उस डार्क एनर्जी से अपने आप को कैसे न कैसे करके छुटकारा पा लिया। दूसरी तरफ यूनो उस पर डार्क एनर्जी से अटैक कर देता है, जिसको अकीरा ने अपनी सोर्ड से ब्लॉक कर दिया, जिसका मौका पाकर यूनो उसको काफी बुरी तरीके से हिट कर देता है, जिसकी वजह से अकीरा को काफी ज्यादा इंजरी हो चुकी। साथ ही साथ यूनो ने अकीरा की सोर्ड को एक झटके से ही दूर कर दिया, यहाँ तक कि वो अपनी सोर्ड को अकीरा के अंदर घुसा देता है। इस बार इस अटैक की वजह से अकीरा मरने की कगार पे आ चुका, लेकिन वो यहाँ हार नहीं मान सकता, क्योंकि उसको आयरिस के पास जाना है। इसलिए वो कोशिश करते हुए अपनी दूसरी सोर्ड को यूनो के अंदर घुसा चुका, जिसकी वजह से यूनो को काफी ब्लीडिंग हो जाती है। फिर अकीरा उससे कहता,
दोस्त मत दो क्योंकि तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जिस पर यूनो बताता, मानो तुम इतनी आसानी से पासा पलट सकते हो, सिर्फ मुझे ही क्यों भेजा जाता है? हमारी अधिकांश सेनाएं आकाश में है, बेशक किंग ऑफ डार्कनेस भी। व्हाइट किंगडम अपनी लाइट वेवरिंग के साथ कब तक कायम रहेगा? नहीं, वह कभी भी टिकने में सक्षम नहीं होंगे। एक बार योर हाइनेस ने प्रोजेनिटर रूल्स को एब्जॉर्ब कर लिया, डार्कनेस पूरी जगह को ढक लेगा और फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। एक बार ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई भी नहीं बचेगा, किसी किंगडम से भी नहीं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा बोलता, क्या उसका लक्ष्य स्काई को जीतना और हर चीज को डार्कनेस से ढक देना नहीं है? जो सुनने के बाद यूनो ने कहा, अगर तुमने कभी यह सवाल नहीं किया कि वास्तव में इसका कितना अर्थ है, यह तुम्हें रियल में पागल बनाता है। जो सुनकर अकीरा कहता, ना केवल उसका किंगडम बल्कि हमारा भी यह सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। तो फिर इससे उन लोगों का क्या मतलब है जो उस पर विश्वास करते थे, लेकिन यह उसे इस तरह का अधिकार नहीं देता है। तभी यूनो ने कहा, फिर मैं तुमसे एक कदम आगे बढ़ूंगा पीसफुल डार्कनेस में। जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया। उसके जाने के बाद अकीरा कहता कि तो यही कारण है कि किंग ऑफ डार्कनेस ने मुझे लाइट से दूर रखा। ये कहते ही अकीरा दोबारा से टेलीपोर्ट होकर वहाँ पहुँचने के साथ डीमन का खात्मा करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि अकीरा कहता, आसमान ऊंचा है और व्हाइट किंगडम काफी दूर है। साथ ही साथ वो अकेले ही काफी सारे डीमन को मार देता है। पर उसकी मदद के लिए वहाँ पर निजुको आते के साथ अपने एक ही अटैक से काफी तादाद में काफी सारे डीमन मार देती है। साथ ही उससे कही, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं इनको संभाल लूंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर अकीरा वहाँ से जाने लगा और वो कहता, धिक्कार है तुम्हें किंग ऑफ डार्कनेस। ऊपर आसमान में पहुँच के बाहर क्या तुम निर्णय लेने की योजना बना रहे थे? हर किसी का फ्यूचर तुमने अपने हिसाब से सेलेक्ट किया। धत्तेरे की, मैं यहाँ अर्थ के वर्ग से उस तक नहीं पहुंच सकता। सीधे अल्फाजों में कहें, अकीरा यहाँ फ्लाइंग शिप लेने के लिए आया था ताकि वो उसके द्वारा आइरिस के पास जा सके, लेकिन अब यहाँ कोई सी भी फ्लाइंग शिप नहीं है। जिसके बाद अकीरा के अंदर से टेरिफाइंग ओरा निकलने लगता है, जैसा कि एल्डर के साथ निकला था। ये तब की बात है जब अकीरा को सोर्ड चलानी भी नहीं आती थी। ये सब उसको एल्डर ने ही सिखाया है और इसकी पावर की वजह से अकीरा के डार्क फेदर भी निकल गए, जो देखकर अकीरा काफी अमेजिंग लग रहा था। फिर वो बिना समय गवाए वहाँ से तुरंत चला जाता है ताकि वो व्हाइट किंगडम पहुँच सके। अगले सीन में किंग ऑफ डार्कनेस कह रहा था, यह कितना भद्दा है, पर तुम कब तक कोशिश करोगी? पर सीमा उस पर अटैक करते हुए कहती, क्या तुम कभी चुप रह सकते हो? लेकिन किंग ऑफ डार्कनेस सीमा के अटैक को अपने ऊपर लेते हुए उसको डार्कनेस से जकड़ लेता है, जिसकी वजह से सीमा की चीखें निकल रही थी। तभी किंग ऑफ डार्कनेस ने कहा, ऐसा लगता है कि मैंने अपनी एक बुरी आदत दिखा दी है, चंचलता। दूसरी तरफ हम सीमा को देखते हैं जो डार्कनेस के घेरे में फंस चुकी थी और वो स्कैरी होते हुए बोलती, मुझे क्यों नहीं, उसके पास क्यों है, मैं सब कुछ चाहती हूँ व्हाइट प्रिस्ट। जिसके बाद उसके अंदर से डार्क ओरा निकलने लगा, पर सीमा को वक्त पर होश आ जाता है, जबकि वो बताती, किंग ऑफ डार्कनेस इतना मुश्किल नहीं है, वह एक मैजिशियन को भ्रष्ट नहीं कर सकता। पर आइरिस, जिस पर उसके साथी बताते, मुझे लगता है कि वह सेफ है। ये बात को सुनकर सीमा कहती कि ठीक है, हम सिटी में डीमन का सफाई करना जारी रखेंगे, हम लोगों को सुरक्षित रखेंगे। दूसरी तरफ आइरिस प्रोजेनिटर रूम्स के सामने कह रही थी, हे प्रोजेनिटर रूम्स, मैं प्रोटेक्ट करने में एबल नहीं थी किंगडम ऑफ व्हाइट या लाइट और डार्कनेस का बैलेंस। मुझे लगता है कि यह मुझे झूठा बनाता है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी और एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाएंगे। यह कैसा रहा होगा जबकि मेरी हर चीज नाकाम हो गई है। मेरे पास यही एकमात्र रास्ता बचा है डार्कनेस को रोकने के लिए। अगले सीन में अकीरा काफी गुस्से में वहाँ के सारे डीमन को मारते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। साथ ही वो कहता, मुझे और जल्दी करनी होगी। फिर आइरिस ने कहा, नहीं, यह गलत है, मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मुझे इंटेंस फीलिंग आ रही है कि यह घुमाया हुआ है। जिस पर अकीरा ने कहा, चीजें कहाँ गलत हुई है, या अगर जो सही है वह पहले कभी तय नहीं किया गया था, तो फिर इस संसार के रूल किस लिए हैं? तभी आइरिस ने कहा, चाहो तो दुनिया की राह। यहाँ तक कि अकीरा कहने लगा, मैं अभी नहीं जानता। फिर आइरिस बताती, दुख महसूस करने के लिए
वहाँ कोई नहीं है, तुम एक दूसरे को याद करने के लिए यहाँ नहीं हो। ये बात को सुनकर अकीरा कहता कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नहीं जानता कि मुझे पूछना है, प्लीज मेरे रास्ते में मत आओ। ये कहते ही वो उनके झुंड में घुसकर उनको मारने लगा। साथ ही वो कहा, मुझे माफ करो, और ईवल क्या है, क्या मैं इसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि जिन चीजों पर मुझे विश्वास करना चाहिए उनमें कुछ और भी मिला हुआ है। दूसरी तरफ आयरिस ने कहा, फाइट की एज लगभग खत्म हो चुकी है। अगले सीन में अकीरा कहने लगा, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तभी आयरिस ने कहा, फिर भी दुनिया संतुलन बनाए रखेगी। नेक्स्ट सीन में अकीरा कहता कि और यहाँ पर हमारा वादा किस लिए था, जबकि आयरिस कहने लगी, मेरा अस्तित्व नहीं होना चाहिए, तो प्लीज प्रोजेनिटर रून्स वह सब रिलीज कर दो जो तुम छिपाते हो, और सील कर दो डार्कनेस और ब्लैक। अगले सीन में वर्सन और फ्यूज अभी भी फाइट कर रहे थे, लेकिन वर्सन को इसके बारे में पता चल चुका था कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वर्सन वहाँ से भाग गया। उसके जाने के बाद फ्यूज कहा, क्या योर हाइनेस सुरक्षित है, पर वो कहाँ है। लेकिन प्रोजेनिटर रून्स की एनर्जी को देखकर वो काफी हैरान था कि प्रोजेनिटर रून्स इतना क्यों चमक रहा है, लेकिन यह काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ सीमा कहती, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, लेकिन व्हाइट लोग अभी भी जिंदा हैं। तभी वहाँ पर थियो आ गया, जिसे देखकर सीमा कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर थियो बताता, यह निराशाजनक है डैम इट, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, वह मुझे नहीं पकड़ेंगे, भले ही मैं आखिरी बचा रहूं, मैं हमेशा दौड़ता रहूंगा। जिसके बाद वहाँ की जगह धीरे धीरे टूटने लगी। फ्यूज वहाँ की ऐसी हालत को देखकर काफी हैरान था कि आयरिस ने ऐसा क्यों किया, क्या तुम मेरा इंतजार नहीं करोगी। तभी फ्यूज की आसपास की जगह बर्बाद होने लगी, लेकिन फ्यूज अपने आप को संभाल लेता है, पर वो खुद को कब तक संभाल पाता। इसी के साथ वो नीचे गिर गया और धीरे धीरे करके पूरा व्हाइट किंगडम तहस नहस होने लगा था। साथ ही साथ उसकी बड़ी बाउंड्री टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गई। तभी हम आयरिस को देखते हैं जो वहाँ पर लेटी हुई थी, यहाँ तक कि वहाँ की जगह टूटने लगी, जिसकी वजह से आयरिस नीचे गिर जाती है। लेकिन अकीरा काफी तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, जिसको देखकर आयरिस उदास होते हुए कहती, मुझे माफ कर दो, अलविदा, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। दूसरी तरफ अकीरा जोर से आयरिस का नाम पुकारता है, साथ ही वो उसको पकड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर आयरिस एक धुंध में गायब हो गई। अगले सीन में हम निजुको को देखते हैं और वहाँ पर व्हाइट किंगडम के टुकड़े गिर रहे थे, यहाँ तक कि एक बड़ी चट्टान उसके ऊपर गिर गई। फिर उसके साथ जो हुआ वो मैं बता नहीं सकता। जिसके बाद आयरिस एक व्हाइट बिल्ली में बदलते हुए वहाँ से चली जाती है। इसका मतलब वो इस दुनिया को छोड़ चुकी है। दूसरी तरफ किंग ऑफ डार्कनेस वहाँ के ऐसे मंजर को देखकर बताता, तुम्हें क्या लगता है अब क्या हुआ, वैसे मुझ पर अटैक करो। उसके ये कहते ही अकीरा काफी गुस्से से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था, साथ ही उसके करीब जाकर हमला कर देता है, पर किंग ऑफ डार्कनेस के पास डिफेंसिव आर्मर था, लेकिन अकीरा जोर लगाते हुए उसका बैरियर पेनिट्रेट कर देता है। साथ ही वो कहा ब्लैक व्हाइट है, व्हाइट ब्लैक है, यही उसकी आखिरी इच्छा थी। हरामखोर, तू डिसअपियर हो जा। उसको खत्म करने के बाद अकीरा बोलता, गुड बाय आयरिस, जिसके साथ वहाँ के सारे लोग मारे गए। दूसरी तरफ हम एक बच्चे को देखते हैं, पर उसके माइंड में एक व्हाइट बिल्ली आ रही थी। फिर सीन यहाँ पर फ्यूज की तरफ आता है, जो डार्कनेस में तैर रहा था, यहाँ तक कि वो कहता, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, क्यों आयरिस। और गाइस, मेरे एक नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में पिन होगा, उसको जाकर जल्दी ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस पर जल्दी ही नई सीरीज आने वाली है। और जाते हुए इस वीडियो के नीचे कमेंट का बॉक्स होगा, जाकर अच्छे से कमेंट कर दो, और हाँ, लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।